लखनऊ में भी उसका यही धंधा था और अंधेरी में भी यही। लखनऊ में सुधाकर हलवाई के घर की सीढ़ियों के पीछे तंग अंधेरी कोठरी में वो सोता। यहाँ भी उसे सीढ़ियों के पीछे ही जगह मिली थी। लखनऊ में मैला कुचैला बिस्तर, जंग लगा छोटा सा काला सा ट्रंक और पीतल का लोटा था। यहाँ भी वही है। मानसिक लगाव ना तो उसे लखनऊ से था और ना ही मुंबई से। उसे मालूम ही ना था कि मानसिक लगाव होता क्या है। जब से आँख खोली, खुद को सुधाकर हलवाई के घर बर्तन मांजते, झाड़ू देते, पानी ढोते, फर्श साफ करते और गालियां खाते ही उसने पाया। उसे दुख ही नहीं होता था क्योंकि गाली खाने के बाद उसे रोटी मिलती थी। उसका शरीर तेजी से तो बढ़ रहा था और रोटी की उसे सख्त जरूरत थी। उसके माँ बाप कौन थे? हलवाई अक्सर उसे कहता था कि वो उसे सड़क से उठा लाया है। चंद्रजीत को इतना ही पता था कि कुछ लोगों के माँ बाप होते हैं और कुछ लोगों के नहीं होते। कुछ के पास घर होता है, कुछ चिड़ियों के पीछे ही सो जाते हैं, कुछ गाली देते हैं, कुछ गाली सुनते हैं, कुछ काम कराते हैं, कुछ काम करते हैं और यही दुनिया की रीत है और दुनिया ऐसी ही रहेगी। ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ, ये जानने में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुशमिजाज मेहनती लड़का था, काम में इतना मगन कि बीमार पड़ने की भी उसे फुर्सत न मिलती। लखनऊ में तो वो छोटा सा था, मगर मुंबई आकर उसके हाथ पैर खुल गए, सीना फैल गया, गेहुआ रंग साफ होने लगा, बालों में लच्छे पड़ने लगे, आंखें रोशन और बड़ी मालूम होने लगी। उसकी आंखें और होठ देखकर मालूम होता था कि उसकी माँ बड़े घर की रही होगी। चौड़े सीने, बाहों की मजबूत मछलियां और सख्त हाथ देखकर लगता था कि उसके खानदान में कोई जवान या तगड़ा नौकर रहा होगा। चंद्रजीत सुन सकता था मगर बोल नहीं सकता था, गूंगा था मगर बहरा नहीं। सुधाकर हलवाई ने बचपन में उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि चंद्रजीत के गले में जन्मजात त्रुटि है जिसे ऑपरेशन से ठीक कराया जा सकता है। लेकिन हलवाई ने नुक्स दूर करने के बारे में जरा भी नहीं सोचा। शायद वो सोचता था कि चंद्रजीत सिर्फ सुने लेकिन बोले नहीं, इसी में उसकी भलाई है। वैसे सुधाकर दिल का बुरा तो नहीं था, वो चंद्रजीत को भी चाहता था। सबसे कहता था कि उसने चंद्रजीत की परवरिश अपने बेटे की तरह की है। जब तक चंद्रजीत छोटा था, सुधाकर उससे घर काम कर लेता रहा। बड़ा हुआ तो सुधाकर ने उसकी खातिर नया काम शुरू कर दिया। उसने कुछ दिन चाट की दुकान लगाई। धीरे धीरे चंद्रजीत को चाट बनाने की कला आ गई। जलजीरा और कांजी खाने की कला, गोलगप्पे और दही बड़े बनाने के तरीके, तीखे मसाले की कुरकुरी पापड़ियाँ और चने का लजीज मिर्चेला सालन, भटूरे बनाने और तलने के अंदाज वो सब सीख गया। फिर समोसे और आलू की टिक्कियां भरने का काम, लहसुन की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, हरे पुदीने की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, अदरक प्याज अनारदाने की चटनी बनाना सब कुछ सीख गया। दही बड़े, कांजी बड़े, पकोड़े, आलू की चाट, आलू पापड़ी, हरी मूंग, आलू और कांजी के गोलगप्पे, हर मसाले के गोलगप्पे। जितने बरसों में चंद्रजीत ने ये काम सीखा, उतने ही आम लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं फिर भी बेरोजगार होते। चंद्रजीत तो ट्रेंड था। जब सुधाकर ने देखा कि चंद्रजीत काम में प्रवीण हो चुका है, तो उसने उसे एक ठेला खरीद कर दिया और चंद्रजीत को काम पर लगा दिया, 1.5 रुपए रोज पर। जहां चंद्रजीत चाट बैठता था ना, उसके आजू बाजू में कोई भी चाट वाला ना था। सुधाकर ने सोच समझ कर जगह चुनी थी। खार लिंक रोड और पानी के नल के चौराहे के पास, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। एक तरफ यूनियन बैंक थी, दूसरी तरफ टेलीफोन एक्सचेंज, तीसरी तरफ ईरानी की दुकान और चौथी तरफ घोड़बंदर रोड। शाम के समय खाते पीते नौजवान लड़के लड़कियों का हुजूम रहता था। चंद्रजीत की चाट ताजा, उम्दा और बहुत करारी होती थी। उसकी मुस्कुराहट दिलकश और सौदा खरा होता था। बात साफ और तौल पूरा। शाम के समय ठेले के चारों ओर भीड़ जुट जाती। सुधाकर अब चंद्रजीत को 3 रुपए रोज देने लगा था। चंद्रजीत पहले भी खुश था, अब भी खुश रहना तो उसकी आदत थी। वो लोगों को खुश करना जानता था। शाम के 4 बजे वो चाट गाड़ी लेकर नाके पर आ जाता। 4 से 8 बजे तक बिना रोके बिना थके वो काम करता। 8 बजे ठेला खाली हो जाता और वो उसे लेकर मालिक के घर पे आ जाता, खाना खाता और फिर सिनेमा चला जाता। लौटकर सीढ़ियों के पीछे सो जाता। सुबह फिर वापस काम में जुट जाता। यही उसकी जिंदगी थी। वो बेफिक्र, वो जिंदा दिल था। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे कोई भी नहीं थे। वो जैसा अंदर से था ना, वैसा ही बाहर से भी था। सावली पार उनको उसे तंग करने में बड़ा ही मजा आ जाता था। कानों में चांदी के बाले झुलाती, पाँव में पायल खनकाती। जब सहेली के साथ उसके ठेले के पास वो खड़ी हो जाती, तो चंद्रजीत समझ जाता कि उसकी शामत आ गई है। दही बड़े की पत्तल में वो जरा सी चाट बजा कर कहती, अबे गूंगी, तू बहरा भी है क्या? मैंने दही बड़े तो नहीं, दही पटकारी मांगी थी, उसके पैसे कौन देगा?
वे कहकर खाली पत्तल को जमीन पर फेंक देती। वो जल्दी जल्दी ही पटकारी बनाने लगता। पारुल फटाफट खाती, आधी छोड़कर गुस्से से कहती, उफ, इतनी मिर्च, चाट बनाना भी नहीं आता तुझे? ले, अपनी पटकारी वापस ले ले। ये कहकर वो झूठी पत्तल हाथ में लेकर ठेले के चक्कर लगाने लगती कि चाट के भगोने में जूठन डाल देगी। उसकी सहेलियां हंसती, तालियां बजाती। चंद्रजीत दोनों हाथों से ना ना करके इशारे करता। पारुल से झूठी पत्तल जमीन पर फेंकने का इशारा करता। आखिर पारुल धमकाती, चल जल्दी से आलू की टिक्की तल और गरम गरम मसाले वाले चने दे, नहीं तो यह पटकारी अभी जाएगी तेरे काले गुलाब जाम के बर्तन में। चंद्रजीत खुश होकर बत्ती सी निकाल देता। माथे पर आई घुंघराली लट पीछे हटा तौलिए से हाथ पोंछ कर वो जल्दी से पारुल के लिए आलू की टिक्की बनाने में मगन हो जाता। पारुल हिसाब में भी घपला करती थी। 60 पैसे की टिक्की, 30 पैसे की पटकारी, दही बड़े तो मैंने मांगे ही नहीं, हो गए ना 90 पैसे, 10 पैसे कल ही के बाकी है, ले 1 रुपया ले ले। गूंगा चंद्रजीत पैसे लेने से इनकार करता। कभी पारुल की शोक चमकाती आंखों को देखता, कभी उसके हाथों में कंपवाते सिक्के को देखता और आखिर में सिर हिलाकर इनकार कर देता। वो वक्त कयामत का होता जब वो पारुल को हिसाब समझाता था। दही बड़े की थाल की तरफ इशारा करके अपनी उंगली मुंह पर रखकर चुप की आवाज पैदा करते हुए मानो कहता, दही बड़े खा तो गई हो, उसके पैसे नहीं दोगी क्या? 30 पैसे के दही बड़े भी तो लाओ। वो गल्ले से 30 पैसे निकाल कर पारुल को दिखाता। अब पारुल कहती, अच्छा 30 पैसे क्या तुम वापस दोगे? लाओ। चंद्रजीत हाथ पीछे खींच लेता और इनकार में सिर हिलाकर समझाने की कोशिश करता, मुझे नहीं, तुम्हें ही देने होंगे 30 पैसे। पारुल फिर डांटने लगती तो बेबस, मजबूर और खामोश निगाहों से देखने लगता। तब पारुल को उसके ऊपर दया आ जाती। जेब से पैसे निकाल कर बोलती, तू घपला करता है हिसाब में, कल से मैं नहीं आऊंगी। मगर दूसरे दिन वो फिर आ धमकती। उसे चंद्रजीत को छेड़ने में बड़ा ही मजा आता था। अब तो चंद्रजीत को भी मजा आने लगा था। जिस दिन वो नहीं आती उसे सूना सूना लगता। हालांकि उसकी कमाई पर असर न पड़ता। पहले पहल में चंद्रजीत का ठेला यूनियन बैंक के सामने नाके पर था। होले होले चंद्रजीत ठेले को खिसकाते खिसकाते पारुल की गली के सामने लेके आया था। अब वो दूर से ही पारुल को घर से निकलते देख सकता था। पहले दिन पारुल ने देखा तो गुस्से से बढ़ गई, अरे तू उधर क्या कर रहे थे गूंगे? गूंगे चंद्रजीत ने टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत की ओर इशारा किया, जहां पे अभी केबल बिछाने के लिए जमीन खोदी जा रही थी और काले पाइप रखे हुए थे। वो माकूल थी। पारुल कुछ न बोली। कुछ ही दिनों में जमीन की मिट्टी समतल कर दी गई, मगर चंद्रजीत ने अपना ठेला नहीं हटाया। पारुल उसे पहले से ज्यादा सताने लगी थी। उसकी सहेलियां, छोटे छोटे लड़के भी उसे सताते। लड़कों को तो वो डांट कर भगा देता, मगर सहेली को डांटा तो पारुल इतनी नाराज हुई कि अगले 3-4 रोज बोली ही नहीं। चंद्रजीत ने तरह तरह की हील बहाने से चाहा कि पारुल डांटे, मगर वो सभ्य बनकर चाट खाती रही। एक बार तो चंद्रजीत ने हिसाब में घपला कर दिया। लड़ाई हुई। अंत में चंद्रजीत ने गलती मानी, मानो इस बहाने पिछली गलतियों का प्रायश्चित हो गया था। अब पारुल और उसकी सहेलियां फिर से सताने लगी थी। उसे इतना ही तो चाहिए था, पायल की खनक और हंसी, जो उसकी गूंगी दुनिया के वीराने को पल में रोशन कर देती थी। दूसरी लड़कियां भी पायल पहनती थी, मगर पारुल की पायल का संगीत कुछ अलग ही था। वह संगीत जो उसके कानों में नहीं, दिल पे अकेले शर्मीले कोने में सुनाई देता था। लेकिन अचानक एक दिन मुसीबत प्रकट हुई, एक दूसरे ठेले की शक्ल में। ठेला नए डिजाइन का था, चारों तरफ कांच लगा था, चिकनी प्लेटें थी। एक हेल्पर था जो ग्राहकों को मुस्तैदी से प्लेट और साफ सुथरी नैपकिन में पेश करता था। घड़े गिर्द मोगरे के फूलों का हार लिपटा गया था। एक हार चाट वाले ने कलाई पर भी बांध रखा था। जब वो मसालेदार पानी पूरी गोलगप्पे डुबोकर प्लेट में रख देता और ग्राहक के हाथों की ओर सरकाता, तो चाट की करारी खुशबू के साथ ग्राहक के नथुने में मोगरे की महक भी शामिल हो जाती थी। चंद्रजीत के कई ग्राहक नए ठेले पर जाने लगे, फिर भी चंद्रजीत को कोई भी परेशानी नहीं हुई। कब तक चंद्रजीत की असली और सही मसालों से बनी चाट का सामना कर पाएगा? ग्राहकों के हाव भाव से उसने तो अंदाजा लगा ही लिया था कि उम्दा सर्विस के बावजूद उन्हें नए ठेले के चाट पसंद नहीं आ रहे। फिर उसने देखा कि पारुल अपनी गली से प्रकट हो रही थी और उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगी। तभी पारुल की निगाह नए ठेले की ओर जा उठी। वो रुक गई, सहेलियां भी रुक गई। पारुल ने उचटती सी निगाह से चंद्रजीत के ठेले पर एक नजर डाली, फिर नए ठेले वाले के पास पहुंच गई। तुम भी? पारुल, तुम भी? चंद्रजीत का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। लगता था मानो बोलने की कोशिश कर रहा हो और चीख चीख कर रहा हो कि तुम भी पारुल? क्या पारुल तुम भी ऐसा करोगी? मगर उसके कान बढ़ते तूफान की आवाज सुन रहे थे और उसका बदन थर थर कांप रहा। वो अपने आप को ग्राहकों में व्यस्त दिखा रहा था,
पर बेचैन पायल की खनक अभी भी उसके दिल में थी। उसने पारुल की आवाज सुनी, हाय कितनी लजीज चाट है। चंद्रजीत को तो चाट बनाने की तमीज भी नहीं है। चंद्रजीत गुंगो सी वहशत भरी चीख से ठेला छोड़कर आगे बढ़ा और नए ठेले वाले को गुत्थम गुत्था हो गया। लड़कियां चीख मारकर पीछे हट गई। नए ठेले वाले पर वो भारी साबित हुआ। उसने ठेले के कांच तोड़ डाले, ठेले को सड़क पर औंधा कर दिया, फिर जोर जोर से हाँफने लगा। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके लेके गई। अदालत में उसने उसका जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उसे 2 माह की कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर 4 माह की और कैद की सजा सुनाई। सुधाकर हलवाई ने जुर्माना नहीं भरा, वो 6 माह जेल में ही रहा। जेल की सजा काटकर जैसे ही चंद्रजीत सुधई हलवाई के घर पहुंचा, पहले तो सुधाकर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसका जुर्म यह नहीं था कि उसने उस ठेले वाले को मारा था, यही था कि उसने पायल की खनक सुनी थी। सुधाकर ने दिल की भड़ास निकाली, मगर चंद्रजीत मेहनती था और ईमानदार। सुधाकर ने फिर से उसे अपना ठेला देकर भेज दिया। चंद्रजीत की गैर हाजिरी में सुधाकर ने यह काम जरूर किया कि उसने उसके नए ठेले को रंग रोगन करा कर दिया, ऊपर कांच भी लगा दिया, पत्तलों की जगह चीनी मिट्टी की प्लेट और चम्मच भी रख दिया। चंद्रजीत 6 महीने के बाद फिर से ठेला लेकर रवाना हुआ। कई सड़कें पार करके लिंकिंग रोड के नाके पर आ गया। यूनियन बैंक से घूमकर फोन एक्सचेंज के पास पहुंच गया, जहां पहले वो ठेला लगाता था। वहां नए ठेले वाले का कब्जा था। ठेले वाले ने घूर कर चंद्रजीत को देखा तो चंद्रजीत ने नजरें चुरा ली। उसने कुछ फासले पर एक्सचेंज के सामने एक कोने पर ठेला रोका। 4 बज गए, फिर 5 बज गए, मगर ढंग के ग्राहक न फटके। इक्का दुक्का लोग आए और 4-6 रुपए की चाट खाकर चलते बने। चंद्रजीत सिर झुकाए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था। कभी तौलिए से कांच चमकाता, कभी हौले हौले बुर्ते में मटर के दाने और मसाले डालकर टिक्की बनाता। एकाएक उसकी कानों में पायल की खनक सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सिर ऊपर उठाना चाहता था। अब पायल की खनक सड़क पर आ गई थी। पूरा जोर लगाकर उसने गर्दन ऊपर की तो उसकी आंखें ठिठक गई। हाथ से डोरी नीचे गिर गई। तौलिया भी भरी पानी के बाल्टी में गिर गया। एक ग्राहक करीब आकर उसने कहा, 2 समोसे दे दो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। बदन में उसकी जितनी संज्ञा थी, जितने एहसास थे, सब खींचकर उसकी आंखों में आ गए थे। जिसके पास मानो जिस्म ही नहीं था, सिर्फ ही आंखें ही थी। वो ताके जा रहा था कि पारुल अब किधर जाएगी। हौले हौले सरगोशियों में बात करते करते लड़कियां सड़क पर चलते हुए दोनों ठेलों के करीब आ रही थी। एकाएक जैसे बहस का अंत हो गया, लड़कियों ने सड़क पार कर नए ठेले वाले को घेर लिया। पर चंद्रजीत की निगाहें उधर नहीं फिरी। वो शून्य में देख रहा था, गली और सड़क के संगम पर, जहां 6 महीने के बाद उसे पारुल दिखी थी। एकाएक तेजी से पारुल उसके ठेले की ओर आ गई और उसके सामने मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। गूंगा फूट फूट कर रोने लगा। वो आंसू न थे, शब्द थे, कृतज्ञता के और शिकायतें भी थी। आंसुओं का सैलाब टूटे फूटे वाक्य की तरह उसके गालों पर बह रहा था और पारुल सिर झुकाए सिर्फ सुन रही थी। आज पारुल गूंगी थी और चंद्रजीत बोल रहा था। पारुल कैसे कहे पगले से कि उसने भी 6 महीने में उन्हीं आंसुओं की प्रतीक्षा की थी। ये क्या था, ये प्यार ही तो था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।